हमारे पास डब्ल्यू, और हम जब सिंगल वेरिएबल से मल्टी वेरिएबल की तरफ गए तो हमारे पास क्या हुआ, हमारी इक्वेशन कुछ बनी थी ऐसी, एफ डब्ल्यू बी एक्स, उसमें क्या डब्ल्यू 1 x1 से डब्ल्यू एक्स n+b। तो फिर हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हम एक डब्ल्यू का मैट्रिक्स बना लेते हैं डब्ल्यू 1 से लेके, सॉरी वेक्टर बना लेते हैं डब्ल्यू 1 से लेके डब्ल्यू एन का, और एक्स का वेक्टर बना लेते हैं x1 से लेके xn तक का। अब मसला क्या आता है, अगर हम इसको सिक्वेंशियली या अपने फॉर लूप के थ्रू के थ्रू कंप्यूटेशन करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनएफिशिएंट बन जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें कंप्यूटेशन जितनी ज़्यादा फास्ट हो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम इसको पैरेलली इसकी ऑपरेशन करवा रहे हैं। पैरेलल ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, हम इसको वेक्टराइजेशन के तौर पे काम करते हैं। मतलब अगर जैसे मैंने एक वेक्टर लिया x1 से लेके xn तक का, और मैंने दूसरा लिया w1 से लेके wn तक का, तो अब हमारे पास वेक्टराइजेशन में क्या होगा, वो एक स्टेप में ही इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका आउटपुट रिजल्ट देंगे, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें बी की टर्म ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 2 स्टेप में हमारे पास कंपटीशन होगा। अब इस कंपटीशन के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं वो numpy है। जैसा आप लोगों के सामने भी आ रहा है कि numpy किसका शॉर्ट फॉर्म है, न्यूमेरिकल पाइथन। ये बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए पाइथन और पाइथन के अलावा लैंग्वेजेस में भी यूज होती है। इसमें जो हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एनडी एरे को हम एफिशिएंटली कंप्यूट उसका ऊपर ऑपरेशंस कर लेते हैं। मैथमेटिकल बहुत सारे जो फंक्शन है इस पे बनिस्बत इसके कि हम फॉर लूप लगा के करें, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। हम इसके साथ मेमोरी मैपिंग में, रीड राइट में भी काम कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा, रैंडम नंबर जनरेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे फंक्शन अवेलेबल हैं। हाँ, तो बेसिकली हम किस एरिया में इसको यूज करेंगे, हमारे जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन होंगे उसमें हम यूज करेंगे कि हमें एरे की फास्ट ऑपरेशन करवानी है, जिसमें डेटा मनिंग होती है, डेटा क्लीनिंग होती है, सबसेटिंग होता है, फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्म और अदर काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। हमारे जो एरे के एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे हमारे सॉर्टिंग, यूनिक, सेट ऑपरेशन, ये यूज करने होते हैं। हम इसमें एफिशिएंटली अपनी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एग्रीगेशन या समराइजेशन ऑफ डेटा वो आराम से कर सकते हैं। जिसके कि मैं अलग से फंक्शन बना हुआ है, डेटा अलाइन, रिलेशनल डेटा मैनिपुलेशन फॉर मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा, हिट इन हिट्रोजीनियस डेटा सेट्स वगैरह जोड़ने, इसमें भी हमारे पास काफी ज्यादा इसका काम आ जाता है। हम कंडीशनल लॉजिक्स को भी इसके जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ फॉर लूप। तो बेसिकली हमने क्या देखा अभी तक, जो हमने बात की उसका क्रक्स क्या निकलता है कि नमपाई हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जनरल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। बात, क्योंकि हम यहाँ इस पे यहाँ नमपाई पे रुक रहे हैं, वरना आगे जाके ये काम हम पांडास को यूज करके करते हैं। बेसिकली पांडास के अंदर भी वही हो रहा होता है एक्सप्लिसिटली, क्योंकि हम इस वक्त नमपाई को देखेंगे तो हम नमपाई के लिए ही अ, आगे काम करेंगे। कोई किसी का सवाल अभी तक यहाँ पे मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। हमारा नमपाई क्या करता है, नमपाई हमारा इंटरनली डेटा जो स्टोर करता है कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी की फॉर्म में करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है बाकी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से। नमपाई की जो लाइब्रेरी है ये सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो कि ऑन द टॉप, या मैं जाऊँ बिल्कुल आपके प्रोसेसर लेवल पे जाके काम करती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा लेस मेमोरी इस्तेमाल करती है। नमपाई के जो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पूरे एरे पे विदाउट नीडिंग अ फॉर लूप, क्योंकि हमने देखा कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना कम से कम फॉर लूप इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा हमारे कोड के लिए ये अच्छा रहता है। आप फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे तो जारी बात है उसकी जो स्पीड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। अब नमपाई यूज़ करेंगे, नमपाई के जरिए हमने क्या किया, क्योंकि नमपाई हमारी सी
सी लैंग्वेज बेस्ड है। तो अब ये क्या होता है, ये आपकी डायरेक्ट नीचे कोर पे जाके काम करती है, और हमारे प्रोसेसर के अंदर जो पैरेलल प्रोसेसिंग का हार्डवेयर होता है, ये उसके थ्रू हमारे पास कंप्यूटिंग करता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास, अगर हम numpy के थ्रू काम करें, और अगर हम अल्लाह भला करे आपका फॉर लूप के थ्रू काम करें, तो इनमें कितना फर्क होता है, ये इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम एक हाँ चला गया। अच्छा, नीचे आ जाओ। तो अब हम यहाँ से अपनी इसकी एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ट्रेंड्स होते हैं, हम किसी तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ कम्युनिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, तो हम उनको उस तरह यूज करते हैं। मतलब हम numpy को डायरेक्ट numpy करके यूज नहीं करते, हम इसकी एलियासिंग बना लेते हैं डॉट एज एनपी। तो हम देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट numpy एज एनपी। ये मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। मेरा, मैं जिस तरह काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं लाइब्रेरीज को अलग सेल में इंपोर्ट करता हूँ, और जो बाकी मेरी कंप्यूटर डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई, वो मैं एक जगह करता हूँ, और बाकी जो कंपटीशन होती है वो अलग सेल में करता हूँ, ताकि हमारी चीजें रहें। लाजमी नहीं है आप लोग भी ऐसे काम करें, आप किसी तरह भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना ये देख लेते हैं कि हमारा फॉर लूप और हमारा numpy एरे में कितना कंप्यूटेशन का फर्क होता है। चले हम इसमें एक सबसे पहले एरे बना लेते हैं। माई अंडरस्कोर ए आर इज इक्वल टू एंट्री डॉट ए रेंज। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, वन, मतलब मैंने 1 लाख से ऊपर की एरे बना लिए। अब मैं बनाता हूँ फॉर लूप के लिए। माई अंडरस्कोर लिस्ट। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया किसी को अभी तक? जब तक आप लोग बताएं, मैं मतलब आगे आपका देखता हूँ। हम्म। हमें कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे, हमें इतनी लंबी एक एरे बनानी है, हम उसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, उसको लिस्ट में कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली। ये नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, भी देख लेते हैं कैसे हो। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट के अंदर डालेंगे रेंज, और रेंज के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया, एक लिस्ट बन गया। अच्छा, एक हमारा ब्रैकेट रह गया, तो हम उस ब्रैकेट को चला लेंगे। सॉरी, स्पेलिंग वाला तो गई। हम्म, कीबोर्ड। कैप स्पेस लग गया मुझे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्क क्या पड़ता है। ये मैंने लिया, जो हमारा, हमने एनपी यानी नमपाई की जो एरे बनाई है, उसका हम टाइम कितना आता है, और हम देख लेते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो हम कर लेते हैं इसको माई लिस्ट टू माई लिस्ट। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, ये बताएं। हम्म, हमने एक चीज पढ़ी थी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसलिए हमारे पास काम और ज्यादा आसानी से हो जाता है। मैं इसको कर लेता हूँ एक्स माई
लिस्ट। तो हम पहले इसको चला के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2.4 मिली सेकेंड में कंप्यूटेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कितना होता है। तो जैसे ये हमारे पास होके आता है तो हम इसको देखते हैं, ये देखो। तो बेसिकली अगर हम इसको निकालें तो ये ऑलमोस्ट 100 अराउंड कितना हो गया, हम इसको देखते हैं। 137 डिवाइडेड बाय 2.47, तो ऑलमोस्ट 55 टाइम्स फास्टर है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितने भी डम पाई बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं वो जनरली 10 to 100 टाइम फास्टर या उससे भी ज़्यादा फास्टर होते हैं, हम अगर हम उनको प्योर काउंटर पाइथन काउंटर पार्ट्स से कंपेयर करें। और ये मेमोरी भी सिग्निफिकेंटली बहुत कम इस्तेमाल कर रही है। अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी कि वो जिससे हमने नमपाई एरे बनाई तो वो 2.47 मिली सेकंड में चल गया, और जो हमने अपना लिस्ट के थ्रू बनाया वो 137 मिली सेकंड। अभी तो ये बहुत छोटे थे, अब जब हमारे पास मिलियंस में कंपटीशन होंगी तो हमारे पास ये ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आउटपुट में डिले देता है। और जब आउटपुट में डिले होगा तो जारी बात है, अगर कोई हमारी रियल टाइम डिटेक्शन हो रही है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? मेरा नहीं। कंटिन्यू। तो अब हम बात करते हैं नमपाई की एनडी एरे की। एनडी एरे क्या होती है? ये मल्टी डायमेंशनल एरे एरे ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे पास नमपाई की जो कि हमें बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल कंप्यूटेशन और कंटेनिंग के लिए दिया गया है, जो स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट इन पाइथन। एरेज हमें इस बात को भी इंश्योर करती है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन होल ब्लॉक ऑफ डेटा पे एक साथ ही अप्लाई करें बिटवीन स्केलर या हमारी जो आपके वेक्टर्स या मैट्रिसेस हो। स्केलर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी पाइथन कैसे एक बैच कंपटीशन को एक सिमिलरली एग्जीक्यूट करने में हमारा फायदा करती है। तो अब हम इसका कोड लिख के देख लेते हैं। मैं एक बना लेता हूँ numpy की 2D एरे। डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे 1.5 कॉमा -0.1 कॉमा का चला गया 3। ये हमारा एक एरे हो गया। हम बनाते हैं दूसरी एरे 0.3 कॉमा -3 कॉमा 6.5। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ जाए। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके साथ डायरेक्ट कोई नंबर स्केलर मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तो मुझे क्या करने का, सिंपली मैं ये लूंगा और मल्टीप्लाई बाय 10 करा दिया। अब जब मैंने 10 कराया तो क्या हुआ, वो डायरेक्टली 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं डेट प्लस डेट करूँ तो क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारे पास एडिशन हो जाएगी। अगर हम इसकी जगह अपने नॉर्मल पाइथन में लेके तो हमें क्या करना पड़ता, हम लेते हम दो फॉर लूप चलाते इस केस में। कैसे? एक हमारा फॉर लूप इसके लिए होता और एक इसके लिए होता। तो पहले क्या होता, पहले मेरा फॉर लूप चलता आई के लिए, जिसमें आई की वैल्यू 0 होती, और ये चलता 0 से 2 तक, यानी जब रेंज है तो ये 0 से 1 तक चलेगा। इसका ये मतलब है, इसमें जो आउटर होता है ये एक्सक्लूडेड होता है। तो पहले ये 0 इसके लिए चलता, इसको लेके फिर इसके हर इंडेक्स में पहले मल्टीप्लाई करता, फिर इसको नए में ऐड करता। अब उसकी बनस्बत हमारे पास वेक्टराइजेशन में क्या हुआ, हमने एक नंबर लिया और डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे लिए काम आसान हो गया। ये काम कैसे होता है, ये जो काम हो रहा है इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसकी
नम पाई की लैंग्वेज में। ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो अगर हम देखें, हमने सबसे पहली बार एग्जाम्पल में क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स को लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में क्या किया, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक दूसरे में ऐड कर दिया। हाँ, चला गया मेरा कर्सर। अब एनडी एरे जो है हमारा एक जेनेरिक मल्टी डायमेंशनल कंटेनर है फॉर होमोजीनियस डेटा। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट होंगे एक एरे में वो एक ही टाइप के होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास मिक्सचर हो जाए जैसे हमारे पास लिस्ट में होता है। तो हम हर एरे की कुछ शेप होती है जो कि एक टपल रिटर्न करती है। अगर हम देखें, हम यहाँ पे जो हमने अपनी एनडी एरे बनाई है, डेट डॉट, तो अब उसने क्या हुआ, उसने हमें एक एरे रिटर्न कर दी, एक टपल रिटर्न कर दिया, जिसका पहला ये बता रहा है कि हमारे पास कितनी रोज है, और दूसरा ये बता रहा है कि हमारे पास कितने कॉलम है। ऐसा ही है कि हमारे पास 0 1 रोज है, 0 1 2 कॉलम है। फिर हमारे पास इसके बाद और क्या होता है, हम इसकी डेटा डेटा टाइप निकाल सकते हैं। अगर मैं डेट करूँ, डी टाइप किया तो उसने बता दिया कि मेरे पास हमारे पास जो एरे है उसकी क्या टाइप है। इस वक्त हमारे पास क्या है, फ्लोट 64 का है। अब हम क्या करते हैं, हम एनडी एरेस को दो क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक एरे क्रिएट करते हैं यूजिंग एरे फंक्शन। फिर क्या करते हैं, फिर उसको किसी सीक्वेंस लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई अदर एरे हो जो कि हमें एक नई एन एन पाई की एरे क्रिएट करके देते हैं। जैसे हमने एरे का फंक्शन यूज किया, मतलब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं x1 देख लेता हूँ। x1 बराबर है, क्या हो गया इसको, x1 हमारा बराबर है, लेट्स से 6 7.5 8 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब अगर मुझे इसको एक एन नम पाई एरे में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एरे 1 इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और एरे में मैं ये x1 पास कर दूंगा। अब ये क्या हुआ, ये x1 जो है हमारे पास, अगर हम इसको व्यू करें तो ये हमारे पास एक एन नम पाई की एरे बन गई। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये सिंपल हमारे पास लिस्ट है, और अगर हम इसको देखें ये हमारी नम पाई की एरे है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट लिस्ट इसी तरह बना सकते हैं। अब बिल्कुल अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये आगे हम इसको इंटरनली एक और लिखते हैं, कंट्रोल C किया और कॉमा लगा के कंट्रोल V कर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ पे इसको करें तो ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन के आ जाएगी। तो क्या हुआ हमारे पास, अब देखें जो पहला सबसे पहला था वो हमारे पास एक नॉर्मल 1D एरे थी। अभी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 2D एरे आ गई बन के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। किस तरह, मैं लेता हूँ AR डॉट एन डिम, मैं एरे 2 ले लूंगा। तो मेरे पास क्या हुआ, ये 2 डायमेंशनल एरे हुए। क्यों 2 डायमेंशन, इसलिए हुए कि हमारे पास ये एक रो हो गई, ये 2 रो हो गई, इसलिए हमारे पास ये 2D आ गई। और अगर इसकी हम शेप निकालते तो क्या आता, 2 3। शेप इसलिए आती क्योंकि वो
2,5 है। इसका क्या मतलब है, हमारी दो रोज है, 5 कॉलम है इसके अंदर। तो अब इसमें हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इन्फर करता है जो भी हम इसको डेटा पास कर रहे होते हैं। हमें इसको एक्सप्लिसिटली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या डेटा टाइप है। तो अगर हम देखें, हम अपने एरे वन की टाइप देखते हैं, और अगर हम अपने एरे टू की टाइप देखते हैं, सॉरी, तो ये हमारे पास देखिए फ्लोट आ गया। तो अब क्या हुआ, हमने इसको कोई खास तौर पे नहीं बताया, ये एक्सप्लिसिटली खुद ही इन्फर कर लेता है। हाँ, अब बिलफर जैसे मुझे किसी जगह पे, जैसे हमने हमने बात की थी कि हम डब्ल्यू और बी को इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डब्ल्यू को भी जीरो से इनिशियलाइज करना है और बी को भी जीरो से इनिशियलाइज करना है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है एन पी डॉट जीरोस का। अब और मुझे इसके अंदर ये बताना होता है कि अब मैंने अगर 10 लिखा है तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। हम देख लेते हैं किस तरह होता है। NP.0 10, ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स का एक जीरोस का बन के आ गया। अब मैं अगर बोलूँ मुझे कोई शेप चाहिए तो मैं वो भी निकलवा सकता हूँ, NP.0, और इसमें अब मैं क्या दे दूंगा, इसको शेप दे दूंगा 3,2। तो क्या हुआ, मेरे पास 3 रोज 2 कॉलम्स का एक बन के आ गया। ये हमारे पास कब काम आता है, जब हम डब्ल्यू और बी की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो हमें जारी बात है किसी ना किसी चीज से तो उसको, खैर बी को नहीं करना पड़ता, हमें डब्ल्यू को करना पड़ता है। डब्ल्यू को जारी बात है, अगर हमारा डब्ल्यू हमारी डेटा सेट के साइज का ना हुआ तो फिर मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहां से उसकी शेप लेते हैं और इसके अंदर करके लाजमी नहीं है हम जीरो से करें, हम वन से भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो फिर जब हम कर रहे होंगे तब देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास इन अंडर द हुड एल्गोरिथम या टेंसरफ्लो या कोई भी जो हमारे बने बनाए एल्गोरिथम या लाइब्रेरीज हैं, उनमें ऐसे ही काम आता है। हमारे पास एक और होता है NP.MT। ये तो डॉक्टर साहब ने आप लोगों से सवाल भी पूछा था, अब इसका बताएं, NP.MT क्या करेगा। खाली कर देगा एरे को। नहीं, खाली नहीं करेगा, खाली एरे बनाएगा, लेकिन उस एरे की वैल्यूज किस पे डिपेंडेंट होंगी। ये अजीब सी वैल्यूज क्यों आ गई इसकी। हम्म, हम्म। ये इसकी अजीब सी वैल्यूज क्यों आई है, कोई बता सकता है। मलिक हसन बताएगा हमें। मेरे साथ मुझे भी नहीं पता कि क्यों आई है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हमारा NP.NumPy.MT का मेथड जब चलता है, ये एक एरे, हाँ, रिटर्न करता है। हम लोग ये ज्यूम करते हैं कि ये एरे ऑफ जीरो रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये क्या करता है, इस NumPy जो भी एक, अगर मैंने जैसे शेप बताई है 2,3,2, इस शेप की एक लोकेशन एलोकेट कर देगा मेमोरी में, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी ये वो उठा के लाएगा और हमें शो करा देगा। दैट्स इट। तो ये NP.MT ये काम करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी क्वेश्चन सवाल पूछा था किसी ने, उस वक्त इसका जवाब नहीं दिया था। तो ये अजीब और गरीब सी वैल्यूज इसलिए आता है। और बाज दफा क्या होता है कि हमने जो पिछली वैल्यूज वो की हुई होती है, डिफाइन की हुई होती है, वो उन्हीं वैल्यूज को रिपीट कर देता है। वो एट द एंड ऑफ द डे ये रेंडमली इसलिए होता है कि वो कोई भी अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी होती है वहां से ये वैल्यूज उठा के ले आता है। ये जरूरी है कि स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई गार्बेज वैल्यू देख, पड़ी हो। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ना हो तो फिर जीरो जीरो आएगा जैसे यहाँ पे आया हुआ है। बिल्कुल ये भी आ सकता है।
लेकिन ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि इस तरह की गार्बेज वैल्यू ही कोई ना कोई उठा के लाएगा। हम्म, मतलब इसको हम सेफली अज्यूम ये नहीं कर सकते कि लाजमी है कि ये आपकी ऑल जीरोस की एरे रिटर्न करेगा। ये फंक्शन अक्सर औकात ये होता है कि अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी में जो भी वैल्यूज होती है ना वो उठा के ले आ देता है नॉन जीरो, जिसे हम गार्बेज वैल्यूज अपनी जबान में कहते हैं। ठीक है। इसका एक ये रिपीट करेंगे एक बार, ये जो प्लस माइनस के बाद वैल्यूज आ रही है, ये बताया था लेकिन भूल गए। अच्छा हाँ, ये ना वो होते हैं, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं। मतलब जैसे अगर हाँ। मेरे पास 1000 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। मेरे पास 0.00001 है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 1 की पावर -4। तो ये ऐसे है, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, ये और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में इस तरह ये 10 की पावर करके नहीं लिखते, तो हमारे पास क्या होता है, 1 e की पावर -3, ये भी एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। चाहिए इसकी डायमेंशन क्या होगी फिर? किसकी डायमेंशन? ये जो MT2 3 का क्या मतलब है कि भाई ये थ्री देखें, टू इसमें ये में? होगा, आपके पास क्या होगा, 2 रॉज हो गई, सही है, 3 और 2 रॉज, दो दो है, ये ठीक देखें, है, एक ठीक है, ठीक है, ठीक दो, सही है। ये आपके पास 2 रॉज हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर 3 आपके पास वैल्यूज होंगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये 3D मैट्रिक्स तो नहीं है? 1 2 3, ये आपके पास 3 इसके अंदर आ गई। अब जो आपकी ये जो 3 वैल्यूज हैं, इसके अंदर फर्दर कितनी वैल्यूज हैं वो ये डिफाइन करेगा। हमारे पास कितनी है, 2 वैल्यूज है। शाहनवाज क्या कह रहे थे आप, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि ये 3D तो नहीं बन रहा फिर? जी जी, 3D बन रहा है, बिल्कुल ऐसे 3D बन रहा है। ओके। तो पहले ने हमारे पास क्या डिफाइन किया, हमारे पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है। दूसरे ने बताया हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फिर अगले ने बताया कि पर रॉ हमारे पास पर रॉ या पर कॉलम हमारे पास कितनी वैल्यूज है, तो वो ये बता रहा है, जो कि हमारे पास 1 2 की फॉर्म में आ रहा है, 1 2 3। ये हमारे, अगर हम इसका जीरो इंडेक्स देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको यहाँ से उठाते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ये देख, ये हमारे पास जीरो लोकेशन में 3 वैल्यूज आ गई, और 3 वैल्यूज में हमारे पास कितनी है, हर एक के अंदर एक एक 2 वैल्यूज है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक लिस्ट यानी एरे है, उस एरे के अंदर 2 वैल्यूज है। अभी इस वक्त इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एरे का फंक्शन होता है, एज एरे होता है, एरे होता है, वंस, वंस लाइक। वंस लाइक आप लोग खुद एक्सप्लोर करिएगा, वंस लाइक का क्या मतलब होता है। मतलब इसका ये मतलब होता है, अगर मैं वंस लाइक की बात करूँ ना, तो मैं वंस अंडरस्कोर लाइक, ये क्या करता है, ये हमसे कोई भी शेप लेगा और उसकी वंस की एरे बना के दे देगा। मतलब अगर मैं ये बात करूं, मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ इसको लिखते हैं, ये नहीं, चल ही नहीं रहा, वन अंडरस्कोर लाइक, लाइक में करके हम कर देते हैं ये। ओ सॉरी, ये देखो, अब क्या हुआ, ये उसी शेप का 1 वैल्यू का वेक्टर बन गया। ये भी उसे आप लोगों से पूछा गया था, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया था। इसी तरह जीरो होता है, जीरो लाइक होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी लाइक होता है।
फिर आइडेंटिटी, हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो भी इसी तरह जो हमने पढ़ा था, वो आइडेंटिटी उससे या आई से बनता है। अब क्या होता है, जब हम एरेज बना रहे होते हैं, हम उसको एक्सप्लिसिटली टाइप दे भी सकते हैं। हमने पहले किसका देखा, हमने उसकी एक्सप्लिसिट नहीं दी, उसने टाइप को इन्फर किया। यहाँ से अगर हम देखें, कहाँ गया ये, सिंपल ले लेते हैं कोई भी, चले कोई नई एग्जांपल बना लेते हैं, कोई वन इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 1, 2, 3। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने एक शिफ्ट प्लस टैब बताया तो इसने मुझे इसकी डॉक स्ट्रिंग खोल दी कि मैं इसके अंदर क्या क्या दे सकता हूँ। मैंने पहले ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि मैंने लिस्ट दी है। अब उसके बाद मैं डेटा टाइप दे सकता हूँ, डी टाइप दे सकता हूँ। तो हम इसको यूज करेंगे, डी टाइप को यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, डी टाइप यूज करते हैं और डी टाइप को बोल देते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे इसको फ्लोट बनाना है, एम की डॉट फ्लोट 64। तो अब मेरे पास क्या होगा, ये देखें हमारे पास ये डॉट के साथ आ गया, इसका क्या मतलब, ये फ्लोट बन गया। अब यही अगर चीज मैं पकड़ूं, इसको यहाँ पेस्ट करूं, और मैं इसको कर दूं 1.2, 2.4, 3.5, और मैं यहाँ फ्लोट की जगह इसको दे दूं int 32, और मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये देखें, ये क्या हुआ, इसकी ये डेटा टाइप भी हम बाय डिफॉल्ट इसको दे सकते हैं। और डी टाइप करके निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो डेटा बेसिकली डी टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, ये डेटा टाइप्स एन नमपाई की एक फ्लेक्सिबल सोर्स है जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनकमिंग डेटा के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत मदद करती है। इन मोस्ट केसेस हम इसमें क्या करते हैं कि हमें कोई भी एक वो वैल्यूज दी में उसको हम बहुत ही एफिशिएंट वे में एक से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस तरह, जारी बात है, अगेन मैंने वही जैसे मैंने पहले बात की, ये सी में लिखी हुई है, तो लो लेवल लैंग्वेज होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट कंपटीशन होगी। सो अब हम देख लेते हैं हमारे पास डेटा टाइप इसमें कौन कौन सी होती है। इंटीजर्स होती हैं, एक मिनट यहाँ पे खोल लेते हैं। डेटा टाइप्स में दिया वैसे, यहाँ पे निकाल लेते हैं डेटा टाइप्स। ये देखें हमारे पास इसमें ये आ जाता है, आई इंटीजर के लिए आता है। अच्छा हमारे पास दो होते हैं आई और यू। आई जो हमारा होता है ये साइन इंटीजर होता है, इसमें प्लस माइनस नंबर आ जाते हैं। अनसाइन में होगा खाली पॉजिटिव नंबर आते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें जब जैसे एम्बेडेड सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनसाइन यूज करते हैं ताकि हम उसकी मेमोरी बचा लें। फिर इसमें आपका 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है। ये इस तरह से चलता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ऐसे ही होते हैं, 64 बिट। फिर बुलियन आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एस फॉर स्ट्रिंग आ जाते हैं, यू फॉर यूनिकोड्स आ जाते हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ बाइट्स को यूज करके अपनी कोई स्ट्रिंग जनरेट करा लेते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो हमने डेटा टाइप देख ली। अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड कि हम यहाँ पे इसकी डेटा टाइप डिफाइन करें, हम इसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, हम देख लेते हैं हमारे पास जो ARR2 को हम डी टाइप देखें, तो ये हमारे पास इंटीजर 32। अब हमें क्या करूं, मैं करूं ARR.2 डॉट एज टाइप
और अब इसमें क्या मैं इसकी टाइप बता सकता हूँ कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको कर दो फ्लोट 64 में। तो ये क्या किया इसने, इंस्टेड के मैंने इसको यहाँ पे टाइप डिफाइन करता, एक्सप्लिसिट टाइप डिफाइन करता, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया टाइप कन्वर्जन, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, जो कि हमने पाइथन में पढ़ा था। टाइप कास्टिंग हमने यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग कर दी ठीक है। इसी तरह हम किसी ऊपर भी ऊपर वाला टाइप कास्टिंग क्यों नहीं है? ऊपर हम उसको एरे बनाते वक्त उसकी टाइप बता रहे हैं, यहाँ पे हम बनी हुई एरे की टाइप चेंज करें। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप की तरफ जा रहे हैं। ऊपर ये है कि हम उस वक्त उसकी एरे बना रहे, बनाते वक्त बता रहे हैं कि भाई आपको इसको इस टाइप में एरे रखनी है। कुछ बात पहले पड़ेगी, वहां पे हम एक्सप्लिसिट बता रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं उसकी। कुछ बात क्लियर हुई? जो एज इंटीजर हम करते होते हैं उसके जी 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 जी, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही काम है। इसी इसी तरह हम इसको उसमें, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो इसको हम उसमें टू डॉट एस टाइप एन पी डॉट स्ट्रिंग, मैंने क्या किया, मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हुआ मेरे पास, स्ट्रिंग में कन्वर्जन हुआ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते बी क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके। ये जो इसके डेटा टाइप्स है ना, ये आप देखिएगा इसको, इसमें से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये, इसलिए मैंने इसको ना डायरेक्ट आप लोगों को दिखा दिया कि ये देख लें, जो भी होगा वो यहाँ से होगा। बाज दफा फिर वो हम उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं कि हमें आउटपुट में बी चाहिए, या हमें यूनिकोड चाहिए, या एस चाहिए, फिर वो ना आगे जाके हम इसमें देख रहे होंगे कि ठीक हम है इसके ठीक। साथ कैसे काम कर रहे होंगे। तो अब हम देख लेते हैं, हम इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस देख लेते हैं। हम हमारे पास एरे कौन सी, एरे टू को ही लेके चलते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, एरे टू मल्टीप्लाई बाय एरे टू, ये क्या आ गया हमारे पास, इसको डायरेक्ट आ गया। क्या हुआ इसने, इसने एक्चुअल क्या किया होगा, इसने ली हमारी मल्टीप्लाई। 2 3 1 2 3। अब इसने क्या किया, एक शॉट में ही हमें 1 4 6 ये दे दिया, सॉरी 9 ये दे दिया। रादर देन क्या होता अगर मैं नंबर 2 चलाता, पहले वो इसको मल्टीप्लाई करता, फिर इसको मल्टीप्लाई करता, फिर इसको मल्टीप्लाई करके किसी और एरे में करता। इसने क्या किया, एक दफा में ऐड किया और मुझे नई एरे दे दी। तो ये हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारे पास डायरेक्ट काम हो जाते हैं, रादर देन कि मैं कोई एक फॉर लूप वगैरह लेके चलूँ और वहां पे काम करा। इस तरह में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करा रहे होते हैं। फिर हम इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब बिलफर्ज अगर मैं एक एरे बनाऊं, लेट्स से एरे टू है, मैं कर लेता हूँ इसका अगर हम स्क्वायर किया। मल्टीपल हाँ, आवाज कट गई आपकी। आवाज आवाज बूलियंस कट वाली गई, नंपाई array। आवाज कट गई आपकी, मेरे पास नहीं आ रही आवाज। खैर, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या बोला शाहनवाज भाई, आपकी आवाज गई। तो हम जिस तरह किया, हम ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हमने इसकी पावर ले ली, हम सिंपली मल्टीप्लाई, इसको मैं वन वन डिवाइडेड बाय
एरे टू कर दूं तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। कंपैरिजन भी कर सकता हूँ मैं बिलफर्ज। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करके देखते हैं क्या ये छोटा है ARR2 से। ये हमें बता देगा कि नहीं फॉल्स। ये इंडिविजुअल हमें मतलब पोजीशन पे बता देगा कि हमारी कौन सी पोजीशन की वैल्यू सही है, कौन सी उसकी वैल्यू फॉल्स है। बिलफर्ज अगर मेरी किसी एक पोजीशन पे वैल्यू उससे बड़ी है, छोटी है तो वो ट्रू दे देगा, छोटी नहीं है तो मुझे फॉल्स देगा। इस केस में क्या है कि सारी की सारी वो बड़ी वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की तरफ चले जाते हैं कि ये काफ़ी, क्योंकि जो एम नेमपाई एरे का टॉपिक है सबसे डीप टॉपिक है, और यही इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है जो एक्चुअली हमारे असल काम की है। हमारे पास बहुत सारी तरीके होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है बहुत सारी दफ़ा कि किसी डेटा से सबसेट निकालना है, या किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करना है, या किसी एक डायमेंशन को टारगेट करना है। तो वो किस तरह करेंगे हम देख लेते हैं। बस हम फिर थोड़ा सा देख के इसको यहीं पे आज रोक देंगे। मैं यहाँ बना देता हूँ एरे इज इक्वल टू numpy डॉट ए रेंज। मुझे क्या करना है, 10 रेंज का एक ये बनाना है। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ARR, तो ये बन गया। अब मैं अगर मुझे इसका कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट निकालना हो, लेट्स से मैंने निकालना है 7वें एलिमेंट में क्या है इसके, तो हमारे पास 7 अवेलेबल है। मुझे ये देखना है कि एक पर्टिकुलर चंक देखना है कि मैं देखना चाहूँ 5 से लेके 8 तक में क्या अवेलेबल है, तो वो उसने मुझे ला के दे दिया कि मेरे पास ये है। अब हमें क्या पता है, हमारे पास जो इंडेक्स की लास्ट वैल्यू होती है ये एक्सक्लूडेड होती है। इसका क्या मतलब है, ये मुझे 7th इंडेक्स तक की चीजें ला के देगा। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पकड़ूँ इसको और बोलूँ कि भाई मुझे करना है ये, इस पूरे में मुझे वैल्यू रखनी है 12। और अब मैं कर दूँ, तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, उस रेंज की वैल्यू हमारे पास रिप्लेस हो गई। सही हो गया। हमने क्या किया, हमने एक स्लाइस को एक स्केलर की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वैल्यू है वो प्रोपोगेट हो गई, या अगर हम कहें कि ब्रॉडकास्ट हो गई फॉर इंटायर सिलेक्शन। ये बेसिकली हुआ क्या कि इसने देखा कि मेरे पास जो आ रही है, मेरे पास आ रही है 5 6 7, मेरे पास वैल्यू आ रही है। ये ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, मेरे पास ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसको एक्सपेंड कर देगा इसकी शेप के मुताबिक। मतलब 12 12 12 बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा होता है कि एक 12 की जगह ये पूरी एरे जाके इसमें कॉपी हो रही है। इन एक्चुअल क्या हो रहा होगा, ARR 5 8 इज इक्वल टू 12 12 12। ये इस तरह जाके अपडेट होता है। ये इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। रिप्लेस हो जाता है basically। हाँ बेसिकली क्या होता है, वो खुल जाता है पूरा। एक वैल्यू हम्म, की बजाय वो पूरी वैल्यू खुल के उस शेप की एरे या मैट्रिक्स बनता है, फिर जाके रिप्लेस होता है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको डायरेक्ट ना कर लें। बिल्कुल। ये दोबारा एक्सप्लेन करें, ये इंडेक्सिंग से कैसे डिफरेंट है? मतलब इंडेक्सिंग से कैसे डिफरेंट है। मतलब आपने इंडेक्सिंग एक ही है। किस्म की इंडेक्सिंग ही की है ना, कि आपने वैल्यू रिप्लेस किया, लेकिन इंडेक्सिंग। अच्छा। ये हाँ, ये अभी ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक आगे बहुत ही डिटेल में आएगा, वहां पे हम देखेंगे कि इनएक्चुअल होता क्या है इसके अंदर। ये बस मैंने इसको ना बता दिया कि ये इनएक्चुअल 12 नहीं हो रहा। ये बेसिकली पूरी एक एरे बन जाती है। ये क्या करता है, ये इस वैल्यू को पकड़ता है, इसकी शेप निकालता है, उस शेप में इसको कन्वर्ट करता है और फिर रिप्लेस करता है। तो ये इतने सारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं टू टू वेक्टराइजेशन, ये एक ही स्टेप में होके आपका काम आसान हो जाता है। इन एक्चुअल इन इन द अदर वे, अगर आपको प्योर पाइथन में करना पड़े तो फॉर लूप चलेगा, पहले एक वैल्यू रिप्लेस करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर आपको एरर, ओरिजिनल एरर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से काम होता है। यहाँ तक में किसी को कोई सवाल अभी तक, फिर बाकी अगली दफा देखेंगे, टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है।